बहुत सारे डिसऑर्डर का शिकार हो गए। 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मदर को मार दिया है। उनका टारगेट अभी युवा है और जो सरगना है, जो मेन सरगना है, उनकी गिरफ्तारी मुझे नहीं लगता आज तक हुई। क्लास 10th का ये मैटर है और फर्स्ट टाइम पी के वो उस होश में नहीं रहे कि हम कौन है। वो तीनों ने अपनी ही जो बेस्ट फ्रेंड लड़की थी उसके साथ में रेप किया। 140-50 की स्पीड में मीटर बंद हुआ है इनोवा गाड़ी का। 2 या 3 सेकंड में 6 लोग चले। लेकिन अल्कोहल से इतना बड़ा एक्सीडेंट होने की संभावनाएं कम है। तो ये हार्ड ड्रग्स का नतीजा है। हेलो एवरीवन, हमारा आज का पॉडकास्ट बना है आपके माइंड के ऊपर और उसके साथ ही उन इमोशंस पर जो कि कुछ एक्शंस को ट्रिगर करते हैं। हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर मुकुल शर्मा, जो कि एक फेमस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं इन इंडिया। डॉक्टर साहब को राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है और उसके साथ उनके पास मौजूद हैं 250 से ज़्यादा इंटरनेशनल अवार्ड्स। अब हम बात करते हैं कि हमारा आज का पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग क्यों है। ये इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि प्राइमरली हमने इसमें बात करी है मेंटल हेल्थ के ऊपर और बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस ड्रग्स का यूथ के ऊपर और इसके साथ बढ़ते हुए मर्डर्स और सुसाइडल अटेम्प्ट्स। तो इन सब स्टोरीज़ को जानने के लिए हमारी आपसे अपेक्षा यही है कि आप इस पॉडकास्ट को आखिरी तक देखें और ऐसे ही कंटेंट को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की जर्नी। सो एवरीबॉडी, वेलकम टू द जिज्ञासा शो। तो फिर आपका कैसे रहा सर इसमें, ये इंटरेस्ट कैसे जनरेट हुआ आपका प्रॉपरली? मैं जब इंजीनियरिंग कर लिया था तो उसके बाद दिल्ली में मैं कुछ लेक्चर वेक्चर लिया करता था जाके, ऐसी मस्ती में आके लेक्चर ले ली। तो कहते थे कुछ लोग कि ना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके साथ, बाकी तो मतलब यंग था 20-22 साल का, कि बच्चे जो होते हैं ना हिलते नहीं है आपके साथ। तो मैंने एक बार सेशन लिया तो वो डायरेक्टर का मेरे कॉन्फ्रेंस से नीचे वाला उसका रूम था, वो उठ के ऊपर आ गया, कह रहा 2 घंटे से कौन बंदा बात कर रहा है जो मेरा एक बच्चा नहीं हिला अभी तक। तो मैंने कहा सर वो ऐसे से, अरे यार तुम तो वेरी यंग, तो वाई डोंट यू प्लान साइकोलॉजी और द मोटिवेशनल स्पीकर समथिंग लाइक दैट। तो मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि चलो यार ये अच्छा काम है समाज के लिए, काम तो सभी कर रहे हैं, तो पैसे के साथ में अगर कुछ अच्छा काम मिल जाए तो सेटिस्फेक्शन आएगा। तो मुझे एक बंदा भी नहीं मिला जिसने कि ये बोला हो कि आपको ये काम करना चाहिए। मेरी फैमिली से, फ्रेंड से, रिलेटिव से किसी ने नहीं बोला। सबने ये बोला तुम पैसे नहीं है इसमें। तो आपने बीटेक इंजीनियरिंग करी थी आपने नहीं, पहले? मैंने डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा किया था आईटी में। आईटी उस में? टाइम आईटी में डिप्लोमा होते हाँ, थे समझ ऐसे, गया पहले। हाँ। हाँ, उसके बाद फिर आपने इसमें एजुकेशन किस साइकोलॉजी ऑनर्स किया था या फिर फिर आप मैंने पीजी किया। पीजी? हाँ। उसके बाद फिर मैंने एमफिल किया अपना अच्छा। यहाँ से, हम्म। और सिंगापुर से मैंने लाइसेंस लिया, वहाँ गया जाके अच्छा, वहाँ पर गए। इंटरनेशनल लाइसेंस लिया मैंने। फिर मैं चाइना में रहा कुछ समय। चाइना में मैंने बहुत साइकोलॉजिकल सेशंस लिए वहाँ। तो वहाँ पर लैंग्वेज बैरियर कैसे मैनेज करते थे आप? वहाँ के लोग ना बहुत ही अलग लोग हैं। वो दे रियली अंडरस्टैंड कि एक बंदा है और बाहर से आया है, तो वो मिल जाता है उनको, जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर? ट्रांसलेटर्स होता है वो मिल जाता है। हम्म। तो मैं तो एक ही स्टेट में गया था, उसको 5 स्टेट में काम किया हमने हम्म। 1 महीने। तो चाइना के बाद आप उसके बाद जो उस एरिया को करने के बाद फिर आप वापस इंडिया आए कि आपने फिर? मैं वहाँ से आके बैंगलोर गया। बैंगलोर मेरी कॉन्फ्रेंस थी ड्रग्स को लेके। वहाँ से फिर मैं गया पंजाब, अमृतसर। वहाँ मैंने 2 डिस्ट्रिक्ट में काम किया। वहाँ से आने के बाद फिर मैं देहरादून आया। पंजाब का एक्सपीरियंस कैसा रहा? पंजाब में तो एक्सट्रीम, आप मतलब आप जैसे लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है पंजाब में। पंजाब में पहले पंजाब को हम उड़ता पंजाब बोलते थे, क्योंकि हर 11वां बंदा वहाँ पर ड्रग्स में था। और ड्रग्स में रहने का मतलब है कि परसेंटेज होती है कि भाई कोई 10% है, कोई 20 है, कोई कभी कभी लेता है, कोई शाम को लेता है, कोई 7 डेज़ में लेता है। बट वहाँ पे वो सुबह दोपहर शाम का था। हर 6 घंटे में हिट थी उनकी, कि हमें हर 6 घंटे में हिट आएगी। हर 11वां बंदा हर 11 बंदा था। तो वो थोड़ा अभी कुछ सालों पहले उड़ता उत्तराखंड हो गया था। पंजाब में नंबर ऑफ केस कम हो गए थे, तब से रिहैब सेंटर्स हो गए, या कुछ गवर्नमेंट ने सख्ती की। कुछ लोग वहाँ से, वहाँ पे क्रेज है कनाडा जाने का, वहाँ जरूर जाते हैं। एक घर में एक बिजनेस करेगा, एक कुछ नहीं करेगा, और एक जाएगा कनाडा। कनाडा जाएगा, हाँ। हाँ, फिर उसको लेके बाकी परिवार को भी लेके जाता है हम्म। वैसे। तो वो 2020, 21, 22 में 2019 से लेके बाद में उसका थोड़ा डाउन, नंबर ऑफ केसेस कम हुए। लेकिन उत्तराखंड बढ़ गया। उत्तराखंड में अगर आप देहरादून की बात कर रहे हैं तो 2020 में 10 रिहैब सेंटर होते थे, आज 140 रिहैब सेंटर है। अरे बाप रे बाप, क्या बात कर रहे हैं! और ये जो कंसेप्टिंग है, मुझे आप बताएं कि रिहैब सेंटर्स भी उन्हीं को दिए जाते हैं जो खुद रिहैब से निकले हुए होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। रिहैब
जो संचालक महोदय हैं उनके लिए कोई जहाँ तक मुझे नॉलेज है उनके लिए कोई वो नहीं है क्वालिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। पहले तो वैसे ही खोल लिया करते थे, फिर जब हम जैसे लोगों ने चिल्लाया कि भाई इनकी क्वालिफिकेशन हो, कौन लोग हैं, कौन डॉक्टर्स आते हैं नहीं आते, हमसे देखा जाए, तो कोई उसके बाद एलिजिबिलिटी होनी चाहिए होनी उस चाहिए, बट एज ऑन डेट नहीं है। हाँ। एज ऑन डेट नहीं है। और ये क्योंकि मेरे परिवार में एक बालक है जो इस क्षेत्र में आगे था ज़्यादा, तो अब ये हो गया कि वो अपना ही रिहैब सेंटर चला रहा है। हाँ, तो जितने भी संचालक हैं वो 100%, मतलब 99% नहीं, 100% बहुत बुरी कंडीशन में रिहैब में रहे हैं, और रिहैब में रह के रिहैब से उस कंडीशन से उसमें से लगभग 40% निकले भी हैं। कुछ कुछ दौर से निकले हैं कि भाई नहीं करेंगे, जस्ट 40%। उनको उन सबको एक बात समझ में आई थी कि यहाँ से बाहर निकल के जो मुख्य धारा है जीवन की उसमें जुड़ना मुश्किल है, मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाएंगे, और इसमें पैसा बहुत है। तो लोगों ने उसको धंधा बना दिया कि भैया ठीक है यार, अपना रिहैब चलाएंगे, और क्योंकि एक बंदा भी आ रहा है तो वो एवरेज 20,000 रुपये बंदा हर महीने लेके आ रहा है, खर्चा 5,000 का है। जब नंबर्स में आप काम करते हो, 100 बंदे आपके पास हैं, तो खर्चा कम होता है, रोटी बंदी उन्हीं से आप काम करा रहे हो, वही आपकी लेबर है, वही आपके मैनेजर हैं, वही आपके कोऑर्डिनेटर हैं। वो चाय पत्ती और ड्यूटी, चीनी वाला सिस्टम होता है क्या सर वहाँ? हाँ बिल्कुल। चाय पत्ती और चीनी देते हैं, उसका अलग अलग हाँ, करेंगे। शराब रख देंगे आपके बेड के बगल में, अगर आपने पी ली तो आपको मारेंगे। मतलब 24 घंटे में जो एक हमारा सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड है, जो मेडुला स्पिन माइंड्स हैं, वो एक पॉजिटिव फ्रेम में जरूर आते हैं, और वो बताता है, उसे गिल्ट होता है कहीं ना कहीं कि अगर मैंने कल ज़्यादा शराब पी ली है या ड्रग्स कर लिया है तो मैंने गलत किया, नहीं करना चाहिए था यार, ये तो बहुत ख़राब चीज़ है। तो 24 घंटे में एक बार आता है, तो जब ये थोड़ा हावी होने लगता है तो वो बच्चा या वो व्यक्ति ज़रूर बोलता है कि मुझे वापस रिहैब में जाना है, या वो खुद चला जाता है। तो ये कारण है जिसकी वजह से वो मतलब ठीक होना चाहता है। 24 घंटे में रैंडमली आता है या कुछ कोई एक जैसे जैसे शराब का है कि शराब जो पी जाती है इंडिया में, वो आप 7 बजे से लेके और 9 बजे के बीच का मैक्सिमम वही टाइम है, वो 24 घंटे में हिट है एक। अगर सुबह उठ के कोई गिल्ट कर रहा है और परमात्मा से या अपनी माता जी से या अपनी पत्नी से ये कसम खा रहा है कि आज के बाद नहीं पीऊँगा, तो वो सच बोल रहा है उस टाइम पे। वो चाहता है कि मैं नहीं पीऊँगा। तो लेकिन उसकी जो परसेंटेज है 100% की, वो 2 बजे आके उसको 5% लगता है पी लूँगा, या एक बियर पी लूँगा, या एक पैक कम पी लूँगा, या पानी ज़्यादा धीरे बना धीरे कम लूँगा। करता हूँ, धीरे धीरे कम करता हाँ, हूँ। और जहाँ वो 5, साढ़े 5, 6 और 7 बजे वो हिट होती है 50% की, और 7 बजे तो उसको लगता है कल जो छोड़ूँगा, आज तो मैं पी लेता हूँ। और ये सभी, ये सिर्फ अल्कोहलिक सब्सटेंस में नहीं, बाकी सब्सटेंस में भी ये सेम ही। नहीं, अल्कोहल में ऐसा है, ड्रग्स में 6 घंटे का है। ड्रग्स में जो अच्छे ड्रग्स हैं, जो बेसिकली लोग लेते हैं, जो केमिकल है, हेरोइन है, गांजा है, वो 6 घंटे तक बंदा ऐसा रहता है कि वो उससे अच्छा व्यक्ति इस दुनिया में दूसरा नहीं है। उसे आप कुछ भी बोलते रहो, वो कुछ नहीं, मतलब आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, वो आपको जवाब नहीं देगा 6 घंटे तक, बढ़िया काम करेगा, आईटी के लोग। और 6 घंटे बाद उसको फिर हिट आएगी कि चाहिए। तो उस टाइम पर वो किसी की सुनता नहीं है, क्योंकि आप कितना भी काउंसलिंग करते रहो, कितना समझाते रहो, कस्में देते रहो, कई बार ऐसा होता है कि घर में कोई डेथ भी हो गई है ना, तो उसका फोकस वहाँ ज़्यादा नहीं होता, वो ड्रग्स लेता है। ये हुआ है। कई केसेस हमने देखा कि फादर की डेथ हो गई है और हम कह रहे हैं यार डेड बॉडी है भाई, अब तू अल्कोहल मत ले या ड्रग्स मत ले, तो वो उसे मालूम है मेरे फादर दुनिया में नहीं रहे हैं और मुझे डेड बॉडी लेके जाना है, बहनें आ गई हैं मेरी, लेकिन हमने शमशान घाट पे देखा कि वहाँ इतनी बुरी हालत थी उस व्यक्ति की, वो झूम रहा था, और उस दौरान में हम सब साथ में थे, कहाँ से लाया शराब, कहाँ से उसने पी, कौन दे गया उसको, पता नहीं चला, और उसकी जो सगी बहनें हैं वो डेड बॉडी को आग लगा रही हैं शमशान घाट के अंदर। तो ये बड़ा मतलब दुर्भाग्य मिलता है। आपने जैसे बताया कि आप चाइना में ड्रग्स की एक कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे, ट्रेनिंग के लिए गए थे ड्रग्स साइकोलॉजी की? हम लोग वहाँ पर काउंसलिंग के लिए गए थे, और वहाँ का ड्रग्स थोड़ा डिफरेंट होता है, तो वहाँ पर नंबर ऑफ़ केसेस ड्रग्स के बाकी कंट्री से कम है। तो उस पे मेरे कुछ सेशन थे जिसमें हमें मेंटल हेल्थ और ड्रग्स एब्यूज़ और साइकोलॉजी और काउंसलिंग क्यों ज़रूरी है एक इंसान के लिए, इस पे एक मिला जुला टॉक करना था। अच्छा। तो वो जब रेस्पॉन्स अच्छा आया तो नंबर ऑफ़ सेशन 2 ही थे, वो बढ़ के करीब 10-11 हो गए। तो वो 4-5 दिन का प्लान था, थोड़ा सा लंबा हो गया, तो 3-4-5 स्टेट के अंदर फिर थोड़ा बहुत काम किया वहाँ पर।
क्या ऐसा इंसिडेंट रहा है जिसने आपको अपनी सारी जो क्लिनिकल साइकोलॉजी की एक्सपर्टीज है वो ड्रग्स की तरफ फोकस करने के लिए इंस्पायर किया? ऐसी लगभग 12-13 स्टोरीज़ हैं, इनफैक्ट 13 स्टोरीज़ हैं। हम्म। और उसमें 2 लोगों की डेथ हो गई है। एक मेरा स्टूडेंट रहा है जिसको मैं 12th में एक स्कूल में काउंसलिंग किया करता था। अच्छा। और बहुत सालों बाद मुझे कॉल आया कि वो बहुत परेशान है एंड वो ड्रग्स में है। घर वाले बातों को बहुत छुपाते हैं बहुत लंबे समय तक कि सोसाइटी में हमारी बेइज्जती ना हो जाए। तो मैं उससे मिलने गया, देहरादून का ही ये केस है। और वो बहुत बुरी स्थिति में था और मैंने उसी दिन उसको ज़बरदस्ती करके, वो मुझसे बात नहीं कर रहा था और बहुत परेशान था। और उसके बाद जब मैं उसको उसी दिन उसका जब मेडिकल चेकअप कराया ब्लड का, तो उसकी जो लिवर की पोजीशन थी वो लिवर प्रोबेबली 15-16% बचा था। तो डॉक्टर कितने ने, साल का था वो? वो 19 साल का बच्चा था, ओ भाई 12th। साहब। और वो बहुत ज़्यादा फंस गया था। एंड जब डॉक्टर ने कहा, ये मुझे डॉक्टर ने बताया कि पहले भी कई बार आ चुका है, इनफैक्ट हम उसी डॉक्टर के पास पहुंच गए थे जिनको वो दिखा रहे थे। और मैं लगभग इसको 2 साल से समझा रहा हूँ इसके परिवार को, इन सब लोगों को। एंड ये ना तो उसकी काउंसलिंग कराते हैं और ना ये मेडिसिन प्रॉपर लेते हैं ऐसे वाला। तो वो बच्चा उसके बाद 17-18 दिन ही जिंदा रह पाया, वो एडमिट रहा और उसकी डेथ हो गई। तो क्योंकि मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ और जन्म और मृत्यु को समझता हूँ, तो वह बहुत ज़्यादा मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जब उसकी माँ को मैंने तिल-तिल मरते हुए देखा, अगले 19 महीने के बाद उसकी माँ भी नहीं रही। अच्छा। नो। और वो उसके डेथ होने के लगभग 10-12 दिन के बाद, 13वीं के बाद ही वो बेड पे चली गई। और मैं उनसे मिलता था और मैं बहुत मोटिवेट करता था कि ये हो चुका है, परमात्मा की ऐसी ही मर्ज़ी थी। और उसने कहा कि हमारे आस-पास ड्रग्स बहुत बिकता है, सर आप देख रहे हैं, और मेरा एक ही बच्चा था, चला गया। तो उनको अचानक से ब ऐसे-ऐसे मल्टीपल डिसऑर्डर होने लग गए कि बहुत सारे डॉक्टर भी हेल्प नहीं कर पाए। और हेल्प क्या नहीं कर पाए, वो चाहती थी ही नहीं ज़िंदा रहना। उन्होंने कभी कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा खत्म हो गया तो मैं भी खत्म हो गई। और 18-19 महीने के आसपास वो भी इस दुनिया से चली गई। तो मुझे बहुत ख़राब लगा। और उसके बाद जो उसके फादर थे, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड और बहुत स्ट्रॉन्ग लगते थे, लेकिन थे नहीं। तो मैंने उनको भी डिस्टर्ब देखा कि ये क्या है। और वो कई बार मुझे ट्रेन के आसपास पहुँच के फ़ोन करते थे कि मैं सुसाइड कर रहा हूँ आज। तो मैंने, चलो आपने बहुत हिम्मत करी है कि आपने मुझे फ़ोन कर लिया। ये बड़ी हिम्मत होती है, क्योंकि वो इंसान सुसाइड करता है तो जब सारे रास्ते उसको लगते हैं बंद हो गए हैं जीवन के, तब वो सुसाइड करने के लिए जाता है। लेकिन उसके बाद अगर वो किसी को फ़ोन कर ले, या कोई फ़ोन आ जाए, या कोई मोटिवेशन मिल जाए, या कोई बच्चा उनसे बात कर ले, या कोई वैसे ही बात कर ले उनसे चलते-फिरते, तो कई बार क्या होता है कि वो जो थॉट होता है सुसाइड का, वो उससे वो कहता है बाद में कर लूँगा, आज नहीं करता है, ऐसा रहता है। तो उन्होंने बात की, मैं कई बार 3 बार मुझे याद है कि मैं उनसे भागता हुआ पहुँचा हूँ। और एक बार मेरी गाड़ी भी लग गई थी बहुत ज़्यादा, और मैं उनसे मिला, बात करी उनसे वहाँ पर। और बहुत दुखी थे। उन्होंने अपने बच्चे को देखा कि वो ड्रग्स में जा रहा था। फिर उनकी वाइफ़ नहीं रही है, वो देखा। तो उनका मतलब हम लोग मोटिवेट कर रहे थे, बट आप समझ सकते हो कि एक बच्चा नहीं रहा और वाइफ़ नहीं रही, तो फिर वो और इंसान उनके सोच, पास वो इकलौता बेटा था? एक ही बेटा था उनके। तो ये मुझे बहुत ख़राब लगा कि वो 18-19 महीने में हम लोग कुछ कर नहीं पाए। तो वो एक ऑटोमेटिक मन में आ रहा था कि कुछ करना चाहिए, ये गलत हो रहा है। और क्योंकि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, एक समाज सेवी हूँ और समाज के बीच में रहता हूँ, तो नंबर ऑफ़ केस बढ़ रहे थे, नंबर ऑफ़ केस बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ़ नशा मुक्ति केंद्र, रिहैब सेंटर बढ़ रहे हैं, क्राइम बढ़ रहा है। और उसके बाद एक बार मैं मेंटल हेल्थ के लिए जेल में गया, तो जो 1600 कैदियों की कैपेसिटी थी, वहाँ पर 600 यंग बच्चे थे, युवा थे। अच्छा। तो ये देख के मैं बहुत परेशान हो गया कि 600 लोग, 1500 जो लोग यहाँ पर कैदी हैं, में 600 यंगस्टर हैं। और उसमें पैडलर्स थे, उसमें वो उसमें 600 में से प्रोबेबली 90 युवा बहुत क्वालिफाइड थे। बीटेक, एमटेक, बीए, एमएस और एमए, ऐसे बच्चे थे। तो उनसे मिलके बड़ा ख़राब लगा। और उनको पता ही नहीं था कि कब वो ड्रग्स लेने लग गए, कौन उनको दे गया, क्या स्कैम स्कैंडल उनके साथ में हो गए, कब वो पैडलर्स बन गए, कब तक वो चोरी करते, कब तक वो पैसा घर से माँगते, कब तक वो
अपने जो सामान था मोबाइल बेचते घर वालों का अपना, फाइनली उनको पैटलर्स बनने के लिए ड्रग्स ने मजबूर कर दिया। और वो पैटलर्स का था कि वो 4 लोगों को देंगे शहर के अंदर तो हमारा खुद का तो फ्री हो जाएगा, ये उनका एक एजेंडा हुआ करता था। और फाइनली वो जेल चले गए उस काम के लिए। और कई लोग ऐसे थे वहाँ पर युवा जो कई बार आ रहे थे जेल में और जा रहे थे, जेल से बाहर निकलते, जेल की जो मुख्य धारा थी, जो सोसाइटी थी, जो पड़ोसी थे, जो फैमिली थी, उनको एक्सेप्ट नहीं करती, वो कुछ क्राइम फिर से करते और चले जाते। जॉब मांगते तो जॉब मिल जाती, अब कोई बीटेक बच्चा है, एमए बच्चा है, क्वालिफाइड है, उसे जॉब मिल जाएगी। लेकिन जॉब में क्या होता है कि 15-20 दिन में, छोटा शहर है, मालूम पड़ जाता है कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ये जेल में रहा है, ये ड्रग्स पैटलर है, तो उसको जॉब से निकाल दिया जाता। तो हम लोगों ने वहाँ एक अभियान चलाया कि जो लोग वहाँ से निकल जाते हैं उनको हम जॉब देने की कोशिश करें। कुछ लोगों को हमने जॉब दी भी, लेकिन उसके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आए। 10% ही मैं कहूँगा रिजल्ट आए उसके, क्योंकि वहाँ जो पैटलर्स होते हैं उनको अपना सामान, ये जो जो भी ख़राब चीज़ें हैं, इसको बेचने में प्रोबेबली वो लाख रुपए महीना कमा लेते हैं। बाइक मेंटेन करते हैं, घूमते हैं, गर्लफ्रेंड होती है, मस्ती करते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ रहती हैं। तो जॉब मिलती है उनको 25,000 की, 22,000 की, 30,000 की। तो कहते हैं सर अब ये तो कोई बात नहीं हुई, कहीं ना कहीं मैं किसी तरह से, जैसा भी उसको, जो गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं उसको भी वो कमाई समझते हैं कि इनकम तो है, 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, मैं कमा तो रहा हूँ ना सर, देखो। किसी को क्या पता, मेरे पास बाइक है, वो बाइक आई थी एक ड्यूक, वो बड़ा शौक है उस तरह के बच्चों को लेने का। और अच्छे कपड़े पहनते हैं, मस्त रहते हैं, होटल में जाना, मसूरी जाना, घूमना, ऐसे रहता है। ये ड्रग्स आए कहाँ से इस शहर में? कल्चर जो है ड्रग्स कंजम्पशन का शुरू कहाँ से हुआ था? देखिए हमारे उत्तराखंड में, देवभूमि में, ड्रग्स 25 साल पहले नहीं था। कुछ पत्तियाँ होती हैं, कुछ हर्ब होती है जिसको लोग ऐसे हाथ में पीस के और उसको खा लेते हैं या उसको भर लेते हैं और पी लेते हैं, उसको वही जरिया था। और शराब की बात करें तो 25 साल पहले नंबर ऑफ जो शॉप्स हैं, जो ठेके होते हैं जिनको बोलते हैं, वो बहुत कम हुआ करती थी। देहरादून उत्तराखंड की बात करें तो बहुत कम थी, मतलब 5% से ज़्यादा नहीं थी। और वो लोग डेली पीने के शौकीन नहीं हुआ करते थे। एक एक तबका है आर्मी को छोड़ के, आर्मी में एक सिस्टम होता है कि भाई किसी ने अगर शाम को 2 पैक ले लिए हैं तो सुबह वो दौड़ भी लगाता है बढ़िया, और ध्यान रखता है अपना मेडिकल में, इन सारी चीज़ों में। लेकिन अगर आप 15 साल 20 साल की पूरा इतिहास देखें उठा के, तो इस कदर बड़ा है। लेकिन जैसे ये उत्तराखंड बना तो हमारे आसपास के राज्य के लोग भी आए, राइट, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ये सब लोग पहुँचे। तो यहाँ उनको लगा एक कि भाई हम तो फ्रीडम है हमारे पास, हम कुछ भी करेंगे। तो उनको बहुत सारे डिप्रेशन, स्ट्रेस, फियर, फोबियाज, डिसऑर्डर, फैमिली ब्रेकअप्स में चक्कर में उन्होंने कुछ ढूंढा कि यार हमें कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए। तो ये आसपास के राज्यों से आया। जैसे आपने सुना होगा कि नंबर 1 पर बरेली, सब जानते हैं। बिल्कुल। नंबर 2 पे हिमाचल में कई शहर हैं, वहाँ से आता है। ड्राई स्मैक प्रोडक्शन के लिए तो बरेली ऑल द टाइम रहा है, केमिकल सब्सटेंस के लिए, कि जितनी भी स्मैक आ रही है वो सब बरेली से आती बरेली है। से आ रही है। और सब बट जानते हैं क्या कौन ला रहा है क्या नहीं कर रहा है, बट वही रहता है कि इस पर टोटल कंट्रोल हो नहीं पा रहा है। और जो आप पहले की बात, पत्ते की बात कर रहे हैं, वो पहले भांग हुआ करती थी, बहुत पहले, जो पहाड़ों में भांग होती है उसको लोग कंज्यूम करते वो थे। आज भी है, वो आज भी वो आज वो भी है। मेडिकेशन के हाँ, लिए यूज भी आती है, तमाम बिल्कुल चीज़ों आती में है, उसका हाँ। यूज होता है। उससे बर्बाद नहीं हुआ कोई भी। हाँ, लेकिन जो वो सब्सटेंस है ना, जो नेचुरल नहीं है और मैन मेड है, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है शायद। राइट। और उसमें ही आपका ये स्मैक और कोकेन और ये हीरोइंस और ये सब 7 चीज़। साल का अगर आप रिकॉर्ड देखें, 7 इयर्स में जो अभी क्राइम से कनेक्ट करें इसको, या जो तस्करी है, जो अभी लोग अरेस्ट हुए हैं, जो इस तरह का सामान किलो में पकड़ा गया है, हाँ। 50 किलो, 100 किलो, 20 किलो, तो ये 7 इयर्स में, 7 साल पहले से ये बाहर से आ रहा है, हम्म। जो लोगों ने बनाया इस पर्पस से कि उनका ये व्यापार है, जिससे कि पूरा तबाह कर दिया जाए युवा को। तो अब वो कंटेनर के कंटेनर पकड़े जा रहे हैं, कंटेनर आ रहे हैं इंडिया में, और इंडिया में फिर सारे राज्य के अंदर जा रहा है। एक तरह से एक जो मल्टीनेशनल कंपनी का काम होता है ना, हाँ। कि भाई ये कोई प्रोडक्ट आएगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, उसके बाद C&F के पास जाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, फिर डीलर के पास जाएगा, उसके बाद वो बिकेगा। तो एंड यूज़र उसके हम लोग होते हैं। तो अभी 8-9 साल से, 7-8 साल से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और बहुत, क्योंकि 10 साल से क्या हुआ कि जो पेइंग कैपेसिटी थी लोगों की बढ़ गई। 10 साल पहले, 15 साल पहले हमें कुछ लोग भूखे मिल जाते थे, आज नहीं मिलेंगे आपको, बहुत रेयर है।
15-20 साल पहले जो सैलरी थी 4,000-5,000 रुपये मार्केटिंग की, वो आज उठ के 40-50 हज़ार चली गई है। तो लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो 22-23% का इजाफा 10 साल में इंडिया में हुआ है। तो जब बंदे के पास पैसे होते हैं तो क्या करता है वो? ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पर इतनी सारी चीज़ हो रही, किसी को नॉलेज नहीं है। ओपनली हमने कितनी बार देखा है कि ऐसी सिर्फ वीडियोस भी आई हैं, मतलब सोशल मीडिया से अपन लोग यूज़ करते हैं। दुनिया जानती है कि बिंदाल पुल के पास ये पदार्थ मिलते हैं। सब लोग जानते हैं कि बिंदाल पुल के पास। और इवन ये होता है कि जो बच्चे होते हैं या फिर जो वहाँ के स्लम्स के एरिया के लोग हैं, वो लोग इसको सेल आउट करते हैं ओपनली कि आप खड़े हो, आप गए, आपने लिया। और इवन ऐसे बहुत अलग अलग प्लेसेस हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है कि जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं या फिर हमारे यहाँ की जो सिक्योरिटी प्रोसेस है, वो इसको नहीं रोक पा रही है? क्या इसमें मतलब डेंजरस है, सपोर्ट है, या फिर वो समझ नहीं पा रहे क्या? क्योंकि ऐसा नहीं कि उनकी जानकारी में नहीं है ये। जो आस-पास हो रहा है, वो सब जानते हैं। देखिए उसमें लगभग 8 साल पहले की अगर बात करें तो 31 हमने जगह चिन्हित की थी जहाँ पर ड्रग्स बिक रहा था, जिसमें आपने बोला बिंदाल। तो 31 जगह में से जो 31 जगह थी वहाँ पर बिंदाल भी उस लिस्ट में था। और आज की बात करें तो करीब 93 जगह पर ये बिक रहा है। और वो 31 लोग जो बेच रहे थे उसमें से अभी 28 लोग कंटिन्यू कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। अब अगर हम बात करें इस बात की कि पुलिस का रोल क्या है या जो शासन प्रशासन है, तो उन लोगों की वो भी इंसान है हमारी तरह। उनकी जो इंटेंशन है वो अच्छी है। वो चाहते हैं कहीं न कहीं इसको ठीक किया जाए और कहीं न कहीं सामाजिक प्रेशर भी लेते हैं, अपने बच्चों को भी देखते हैं, हमारी सुनते भी हैं। लेकिन जब इसको हम प्रैक्टिकल रूप में जाते हैं लेके कि भई इसको अरेस्ट करना है, तो उनके पास जैसे उनके पास अरेस्टिंग के अलावा कोई चारा नहीं बचता। एंड दैट इज़ नॉट ऑल कि आपने अरेस्ट करके जेल भेज दिया। क्योंकि जेल आपने एक तो खराब काम वो कर ही रहा था और उसके जीवन में उसे मालूम था मैं खराब काम कर रहा हूँ, और जब वो जेल चला गया तो वो और ज़्यादा खुल जाता है। जितने भी आप सरगना देखेंगे डर खत्म हो जाता है एक डर तरीके खत्म हो से, डर जाता है, खत्म हो डर जाता है। खत्म हो जाता है। हुँ। तो बोला जी जो मेरी जो बची कुची इज़्ज़त थी समाज में, सोसाइटी में, मेरे मोहल्ले में, वो भी खत्म हो गई है। तो जेल से आने के बाद मैंने ये देखा है कि अगर वो 100 रुपए का बिज़नेस पहले कर रहा था तो अब वो शायद 10,000 का बिज़नेस कर रहा है, इतना बढ़ जाता है। दूसरा जो शासन का ये है कि भई आप अगर किसी को गिरफ्तार करेंगे तो उससे पहले आप परमिशन लेंगे। और परमिशन लेके आपके जितने भी पैसे हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप सबमिट करेंगे कोर्ट के अंदर। और आपके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए तब जाके उस बंदे को आप अरेस्ट करोगे। क्योंकि कई लोगों का ये इल्ज़ाम लगा है पुलिस के ऊपर कई लोगों पे कि आपने ही रख दी उल्टी। हुँ। नहीं, ये होता भी है। मैंने एक्चुअल में कुछ केसेज़ में पत्रकारिता के दौरान काम किया है। तो मतलब ऐसा ऐसा तो नहीं करते वो कि गलत उसे फँसाएँगे, लेकिन उस व्यक्ति विशेष का पार्टिसिपेशन रहा है कहीं न कहीं। अब ये है कि हाँ, उस कहानी को घुमाने के लिए, उसको थोड़ा कंट्रोल में लाने के लिए ये करना पड़ता है एट द एंड। ये सॉल्यूशन तो है नहीं, वैसे पकड़ा जा ही नहीं रहा है वो व्यक्ति। इवन मैंने ये भी देखा है कि ये कितनी बार ऐसा हुआ कि हम एक खबर लिख रहे थे, तो उसमें जो हमारे संपादक साहब थे वो बैठे हुए हैं और सब बैठे हैं, वो देख के बोल रहे हैं कि पिछले हफ्ते तो यही 6 महिलाएं थी जो वो शराब और पौवा बेचते पकड़ी गई थी, अवैध शराब। फिर ये दोबारा आ गई, फिर ये बार बार वही महिलाएं क्यों आ रही, बार बार वही लोग क्यों आ रहे हैं, एजेंट वहीं क्यों पकड़े जा रहे हैं? तो जो आप बात करें कि लोगों के मन से डर खत्म हो जाता है कि एक बार हम जेल चले गए तो अब क्या है, उन्हें पता लग गया जेल में जाना, 1 महीने रुकना, 1 महीने वापस आके फिर अपना काम कारोबार शुरू कर देना, हाथों हाथ तरीके से। और इवन ज़्यादा जितने भी ये बड़े-बड़े माफियाज़ हैं जो यहाँ पर ड्रग्स सप्लाई करते हैं, और तो मुझे तो पर्सनली लगता है कि इन लोगों का टारगेट ही स्लम्स वाले हैं, क्योंकि उन पे भूख ज़्यादा है। उन लोगों से बिकवा रहे हैं। उनका टारगेट आज की डेट में टारगेट की बात करूँ, उनका टारगेट सब कुछ है। मतलब उनको अगर 1000 किलो बेचनी है हाँ। उत्तराखंड में तो उनका टारगेट अब कोई भी है। और मुझे ऐसा लगता है चूँकि मैं काफ़ी हद तक टच में रहता हूँ, उनका टारगेट अभी युवा है। हाँ। इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज के आसपास जितने हॉस्टल्स हैं, पीजी हैं, चाय की दुकानें हैं और जो छोटा-मोटा सामान जो एफएमसीजीज़ के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वहाँ पर उनका टारगेट रहता है। हुँ। और वहाँ वो बेचते भी हैं और पहुँच जाते हैं। तो युवा जो 17 साल से लेकर के 24 साल के बीच का युवा है अभी, वो उनका टारगेट रहता है। हुँ। क्योंकि युवा के पास पैसा होते हैं, पैसे स्मार्ट होता है, पूरे दिमाग की पूरी ताकत लगा रहा है, तो उसे अगर बिकवाना भी पड़े तो वो बहुत हिम्मत करके कर लेता है। हुँ, हुँ, हुँ। और शक करना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता। पैसे लाने की संभावनाएँ अच्छी होती हैं, अच्छे घरों से बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है तो 40-50 लाख रुपए जो खर्च कर रहा है उसके पास पैसे होंगे ही। तो उनका टारगेट अभी युवा है। बड़े लोग तो नहीं हैं उतना ज़्यादा, लेकिन युवा बहुत टारगेट है। और जो ये स्लम के लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, वो उनका टारगेट है उनसे बिकवाने के लिए।
कि तेरे को भी मिल जाएगा और भाई अगर तू बेच लेता है हाँ तो इतने पैसे तेरे को बन जाएंगे। तो मिल हम लोग जाएंगे बोलते हैं पैटलर्स। पेडलर्स। और जो सरगना हैं, जो मेन सरगना हैं, उनकी गिरफ्तारी मुझे नहीं लगता आज तक हुई है। वो एक्चुअल में आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने तो इस क्षेत्र में बहुत लंबे समय से 20-25 साल से आप पुलिस ऑफिशियल्स और डिपार्टमेंट्स का, तो आपको तो पूरी हदें पता है कहाँ से क्या आ रहा है, क्या किस क्या क्या चीज़ें हो रही है। तो जो मेन सरगना है ये डोमेस्टिक अवेलेबल है या आउट ऑफ स्टेट अवेलेबल है या फिर इंटरनेशनल है? देखिए यहाँ अगर हम 10 लोगों की बात करें, सपोज कि 10 लोग सरगना हैं जो कि इसको मैन्युफैक्चरिंग या तो कहीं से उठा के लेके आ रहे हैं, तो इसमें 2 इंटरनेशनल हैं और इसमें जो 5-6 हैं वो आपके लोकल हैं। लोकल मतलब उस स्टेट के आसपास के लोग हैं और कुछ जो हैं इंडिया लेवल पे काम करते हैं, वो लोग हैं। और जब कभी किसी को पकड़ते हैं तो हम पूछते हैं उससे कभी भी तुमने ये कहाँ से लेके आए हो? तो वो ये बोलता है कि एक पत्थर था वहाँ रखा था, वहाँ से वहाँ पर मैं गया, वहाँ मुझे पैसे रखे हुए मिले और मैं इसको उठा के लेके आ गया और पैसे मुझे मिल गए। कौन दे गया, कौन, मुझे एक फ़ोन कॉल आया और वो फ़ोन कॉल कैसे होते हैं आप समझ सकते हो कि हम्म। व्हाट्सएप कॉल आई कुछ। तो सरगना बहुत कम पकड़े गए। तो इसलिए बंद करना, ख़त्म होना पॉसिबल नहीं हो पाया। जो बहुत सीक्रेटली जो मेन सप्लायर्स हैं वो बहुत सीक्रेटली। बहुत बड़ा नेटवर्क है, ए टू जेड नेटवर्क। अब ए व्यक्ति बना रहा है और जेड उसको सप्लाई कर रहा है। हाँ तो जेड से अगर वापस आप जाएंगे तो ए तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो सरगना, जो बड़े माफिया उत्तराखंड के पकड़े गए हैं, तो आज से करीब 15 साल पहले कोई जेल गया था, हाँ वो माफिया था देहरादून का, अभी भी है। तो उसके आने के बाद तो उसका बिजनेस और बढ़ गया, वो और फ्री हो गया कि भैया एक कमी थी जेल जाने की, ये मुकदमा और लग गया मेरे पीछे ऊपर, मैंने बेल करा ली। हालांकि अच्छी बात यह है कि एनडीपीएस में अब 6 महीने से पहले बेल नहीं होती है। हाँ। अगर आप अच्छी मात्रा में आपके पास है और आप पकड़े जाते हो तो 6 महीने से पहले हाई कोर्ट से कम में सुनता ही नहीं है। अब 6 महीने तो वो जेल में है, लेकिन उसका पूरा जो नेटवर्क है ए टू जेड वाला, वो लंबा चल रहा है, यहाँ पर पैसे आ रहे हैं उसको। तो कई लोगों को शर्म भी नहीं है जेल जाने के बाद भी, उन्हें लगता है कि ठीक है ना, पैसा आ रहा है, इसमें 6 महीना चलते, मुकदमे चलते रहेंगे। और जो प्रोसेस है न्याय का इंडिया में, वो बहुत बड़ा है। वो इतना बड़ा है कि आपका लोअर कोर्ट है, फिर सेशन कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। आदमी की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, केस ख़त्म नहीं होता। तो इसका भी कुछ लोग मिसयूज़ करते हैं। सर, ड्रग अब्यूज और क्राइम के बीच में क्या रिलेशन है? ड्रग जो युवा कोई भी व्यक्ति जब ले लेता है तो उसको सोचने की, समझने की क्षमता रहती नहीं है बहुत ज़्यादा। लंबे समय तक तो वो अगर ड्रग्स ले रहा है तो 10-12 घंटे उसको पता ही नहीं है वो व्यक्ति, उसे खुद ही नहीं पता वो व्यक्ति क्या है। हम्म। तो उस टाइम पर उसके मन में, या जो उसका माहौल है, या कोई वो मूवी देख रहा है बहुत समय से, या नॉवल पढ़ रहा है, या उसका दोस्त कोई क्राइम में है, या कोई क्राइम स्टोरी उसके मन में बैठ गई है, तो वैसा सबकॉन्शियस में जो उसके इंस्टॉल हो गया है धीरे धीरे 1% 2%, जिस दिन वो 100% हो जाता है तो वो धीरे धीरे क्राइम के बारे में सोचने लगता है। दूसरा जो 20 साल से मैं देख रहा हूँ कि जो एक इंसान की अपने जीवन की जीने की जो शैली होती है, जो क्षमता होती है, जो वैल्यू होती है कि मेरा जीवन है। और हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि 84 लाख के बाद हम पैदा हुए, 84 लाख योनियों के बाद हम पैदा हुए, तो हम मनुष्य जो है वो इन योनियों की सबसे बड़ी रचना है। तो ये भैया हमें अच्छे से जीना है, हमारे पास सारे सेंसेस है, मज़ा करना है, प्यार करना है, माता पिता है, भाई है, शादी करनी है, बच्चे हैं, समाज को कुछ देना है। ये ड्रग से ख़त्म हो जाता है जब उसको लगता है कि मनुष्यता ही नहीं बची, मैं हूँ ही नहीं। और तो जो जब वो क्राइम कर रहा होता है तो उसे ये लगता है कि मैं क्राइम कर रहा हूँ। तो क्राइम करने के बाद जब उससे जेल हो गई, उसको सज़ा हो गई या उसको बेल हो गई, तो 5-6 साल के बाद जब मैं उससे मिला किसी व्यक्ति से, तो उसने बताया कि वो क्राइम मैंने किया ही नहीं। उसी ने किया, लेकिन वो असल में ड्रग्स में था, या ड्रग्स की वजह से मेरी सोचने समझने की क्षमता ख़त्म हो गई थी और मैं क्राइम करता चला गया और मुझसे क्राइम हो गया, बट मैं नहीं था। अगर मैं सेंस में कहीं पर भी होता तो मैं 100% वो क्राइम नहीं करता। नहीं करता। और ड्रग्स के बाद मैंने ये देखा है कि 18-19% केसेस के अंदर जो ड्रग्स में थे, वो बहुत सारे डिसऑर्डर का शिकार हो गए। जैसे कि क्या क्या सर, जैसे जैसे बाइपोलर, बीपीडी जो बाइपोलर डिसऑर्डर है, बहुत लंबे समय तक अगर आप बात ना करें उस व्यक्ति से काउंसलिंग में, तो आप शॉर्ट में बता देंगे इस बात को लेके कि ये, हाँ बताइए, उसने कहा कि साहब ये 4 दिन ठीक रहता है, 4 दिन खराब रहता है, ये सुबह तो ठीक उठता है, गिल्ट होता है, शाम को ये पता नहीं क्या हो जाता है।
इसको पता नहीं सर, सुबह तो बड़ी अच्छी बातें करता है मम्मी जैसा आप बोलोगी, और सुबह हनुमान चालीसा पढ़ेगा और बढ़िया होता है, शाम को ये खराब हो जाता है। हाँ तो इट इज़ कॉल्ड बाइपोलर डिसऑर्डर। कैसा है? ड्रग्स में था। तो ड्रग्स से उसकी यात्रा शुरू हुई, सिज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर और बहुत सारे जो और हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजी में डिसऑर्डर हैं, वहाँ तक की यात्रा लोगों ने पूरी की। तो उसका रूट कॉज़ जो जड़ थी वो ड्रग्स था। तो ये ऐसा स्पेसिफिक केस है जो बहुत बहुत ही ज़्यादा हीनस हो चुका है ड्रग्स की वजह से। ऐसे बहुत सारे केस हैं। एक यहीं देहरादून में एक व्यक्ति ने अपने पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया, वो जेल में है। और जेल में 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मदर को मार दिया है। मदर को। देहरादून में ही है हमारे पास। और वो लोग ड्रग्स में थे, और ड्रग्स में जाने की वजह से उनको डिप्रेशन हो गया बहुत ज़्यादा, और उनको ये ही नहीं रहा कि मैं कौन हूँ। और जो अभी लेटेस्ट एक जघन्य अपराध हुआ है देहरादून में, उसने ये कहा सुबह उठ के कि ये अपनी वाइफ से कहा कि मैं कौन हूँ। तो उसकी वाइफ ने कहा कि आप ये मेरे पति हैं। कि नहीं, मैं रुको 1 मिनट रुको। वो जाके वो लेकर आया आधार कार्ड। आधार कार्ड का जो फोटोग्राफ होता है, जो पैन कार्ड का, वो बड़ा अलग सा होता है, ब्लरी सा होता है तो लेरिस समझ। होता है, और वो लगता है कि मैं तो नहीं हुई हाँ, क्लियर नहीं अजीब सा लगता, लगता है अजीब सा लगता है। गवर्नमेंट के सारे सिस्टम ऐसे। तो उसमें उसने कहा कि ये कौन है? तो उसने, ये तो आप ही हो। हाँ। कि ये तो मैं नहीं लग रहा। तो उसने मजाक में बोल दिया वाइफ ने कि नहीं नहीं, आप नहीं हो, ये आप नहीं हो। तो फिर ये बच्चे किसके हैं? कि इस बंदे के हैं जो आधार कार्ड में या पैन कार्ड में आप दिखा रहे हो, उन बच्चों के, उनके बच्चे हैं। सही बोला उसने। Yes. तो उसको ये लग गया कि भाई ये वाइफ मेरी नहीं है, ये इस बंदे की वाइफ है जो इस कार्ड के अंदर है। तो पहले तो उसने कार्ड को काट दिया, आधार कार्ड को तोड़ मोड़ के फेंक दिया। और उसने जो पास में एक हथियार रखा था, कहीं जो घर में पड़ा रहता है, वो उठाया, और उसने अपने दोनों बच्चों को और पत्नी को मार दिया। मार दिया। डोईवाला का जो कांड है आपको पता ही होगा, डोईवाला में जो हुआ है कुछ समय पहले। और वो व्यक्ति जेल के अंदर है। और जब मैं उससे मिला वहाँ पर, तो उसने मुझे बताया, बहुत सिंपल सा है, एक पंडित है, एक विद्वान है। मैंने, आप तो पंडित जी थे, आपने ऐसा किया। तो उसने बताया मुझे कि मतलब वो मेरी पत्नी ने बोला कि वो बच्चे मेरे नहीं हैं। तो मैंने, बच्चे तो आप ही के थे। तो बोले नहीं, वो बच्चे मेरे नहीं थे, वो कार्ड में अलग था, वो कार्ड अलग था, वो पैन कार्ड में अलग था। मैंने मैंने अपना दिखाया कि देखो ऐसा होता है। हाँ। कह रहे नहीं नहीं, वो बच्चे मेरे नहीं थे, वो परिवार किसी और का था, मैंने मार दिया। तो मतलब अगर किसी और का भी था तभी भी क्यों मार दिया? कि उसको लगा कि मेरे साथ बहुत लंबे समय तक मेरी वाइफ ने डिच किया है, झूठ बोला है मेरे साथ। मैं इस परिवार को चला रहा हूँ, मैं एक पंडित हूँ, ये मेरी पत्नी है जिसको पत्नी समझ रहा हूँ, ये दोनों बच्चे मेरे हैं, और ये डे 1 से मेरे साथ झूठ बोल रही है, ये पत्नी मेरी नहीं है और किसी और के साथ लिप्त है, और ये बच्चे भी उस व्यक्ति के हैं जो एक फेक आईडी उसने बना के रखी हुई है। हाँ। मगर फिर भी मर्डर करना। लेकिन डिसऑर्डर में, ऑर्डर में अगर आप हैं तो आपके पास सेंस है कि आप किसी को नहीं मारेंगे, आपकी मनुष्यता आपके पास है, सेंस आपके पास है, ब्रेन आपके पास है। लेकिन डिसऑर्डर, आप ऑर्डर में ही नहीं है। और डिसऑर्डर होता है ड्रग से और अल्कोहल से। आप कोई भी चीज़, अगर आप रोटी दाल रोटी खा रहे हैं तो वो आपको ऑर्डर में रखेगी, जो कि जेन्युइन है, क्योंकि हम लोग नेचर हैं, प्रकृति हैं। तो प्रकृति का कुछ भी हम खाएंगे अच्छा सा, तो वो सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ जो अल्कोहल खाएं, वो जो केमिकल है, उसको आप डालेंगे शरीर के अंदर, तो आप ऑर्डर से डिसऑर्डर में चले जाएंगे। और डिसऑर्डर होते ही फिर आप व्यक्ति नहीं बचते, आप मनुष्य नहीं बचते। तो लगभग 43% केसेस में जो हमने देखा, वो उनको याद ही नहीं है। वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि ये मैंने नहीं किया, किसी और ने किया, मैं तो था ही नहीं, मैंने तो मारा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं इसके वजह सिज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर और बहुत सारे तरह के डिप्रेशन, स्ट्रेस और डिसऑर्डर रहे हैं, जिसके कारण से ये अपराध हुआ है। रूट कॉज की बात करें आप, तो मोर देन 50% केसेस के अंदर रूट कॉज ड्रग्स है। घर में आया और ड्रग्स में, और उसको सामने उसने मार दिया। अब एक व्यक्ति, मतलब आदमी लड़ सकता है अपने फ्रेंड से, भाई से, पत्नी से, बच्चों से, बट मैंने कभी नहीं सुना कि माँ से लड़ा होगा। शराब पी के भी कोई व्यक्ति आया तो माँ अगर सामने खड़ी है तो वो घबरा गया, माँ है, माता जी है, मम्मी है, नहीं मम्मी नहीं, या बेटी के सामने नहीं करता है वो। पत्नी से कई बार लड़ लेता है। लेकिन हमारे सामने पिछले 10 साल में ऐसे केसेस हैं कि व्यक्ति ने माँ को मार दिया। अगर आप पूरे इंडिया की जेल की बात करेंगे तो उसमें लगभग 500 केस से ज़्यादा ऐसे हैं जिन्होंने अपनी माँ को मार दिया है।
तो उनके पीछे डिसऑर्डर है और उसके पीछे ड्रग्स है। माँ के साथ तो रिश्ता ही बहुत बहुत सेक्रेड है ना, तुम एंड में माँ को मानना बहुत। इनकलकेट है, माँ का इन्नेट है, ब्रेन में इन्नेट है कि माँ है, मतलब उसके राइट लेफ्ट कुछ सोचता नहीं है, ये तो बियॉन्ड ह्यूमैनिटी है ये बियॉन्ड ह्यूमैनिटी है। और जितने रेप केसेस हैं, जब मैं रेप केसेस के आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, इन्वेस्टिगेशन जो थीसिस हैं वो पढ़ता हूँ, तो शायद ही मुझे कोई रेप केस का ये याद है जो किसी अल्कोहल या ड्रग इन्फ्लुएंस में नहीं हुआ। और एज अ मैन भी मैं ये सोचता हूँ कि इतनी ज्यादा दरिंदगी, वो एकदम शैतान को बाहर निकालना ना, ये ये नामुमकिन है होश में। देखिए, जो एक इंसान के अंदर संवेदनशीलता की कमी हुई है, उससे रेप बढ़ा है। और रेप करने के लिए आपकी सोच के बाद बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए, बहुत ताकत चाहिए आपको कि आप रेप कर पाएँ। और वो ताकत आती है, कोई आप सब्सटेंस, कोई केमिकल आपके शरीर के अंदर हो। जो आपने बोला कि अगर उसमें ड्रग्स नहीं है शरीर के अंदर, तो वो रेप नहीं कर सकता। कोई भी इंसान जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, गरीब है, जो थोड़ी-सी मनुष्यता रखता है, वो उसने अपने माँ को, भाई को, बहन को, परिवार को देखा है, वो रेप नहीं कर सकता। उसके साथ में, मनुष्यता के साथ में, इंसान के साथ में कोई भी इम्प्योरिटी चीज़ को आप मिला दो, तो वो इंसान नहीं बचता। फिर सामने हर महिला को वो एक ही रूप में देखता है। अगर उसकी भाभी भी है या बहन भी है या किसी की पड़ोस की भी कोई लेडी है, तो उसके लिए वो लेडी है। और फिर वो भी क्या कर रहा है, मुझे लगता है उसको भी नहीं पता। वो क्राइम है। ये सेक्सुअल ऑफेंस में कोई हीनियस क्राइम आपको पता हो जिसमें आपने पर्सनली इन्वेस्टिगेट किया हो इन अंडर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइक? 376 में बहुत सारे केसेस देखे हैं और उसमें एक केस हमारी शहर का केस हुआ था कुछ साल पहले, 10-12 साल पहले की बात है। वो 3 फ्रेंड हैं लड़के और एक उनकी लड़की फ्रेंड है, 4 बेस्ट फ्रेंड हैं। और क्लास 1 से लेके और वो क्लास 10th का ये मैटर है और 10th तक साथ में पढ़ते हैं। और चारों लोगों के जो परिवार हैं वो भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और उनके घर आसपास हैं और साथ में बड़े हैं और एक तरह से बहन भाई की तरह हैं या दोस्ती की तरह हैं और बहुत बढ़िया संबंध है उन चारों में और एक ही स्कूल के अंदर पढ़ते हैं। और जब 10th का रिजल्ट आता है तो उनके बहुत से नंबर आते हैं, 80% से लेके 90% के बीच में चारों के रिजल्ट हैं। तो दे प्लान कि हम पार्टी करेंगे और वो लोग हमारे इस देहरादून में कुछ जंगल के एरिया भी हैं, तो शराब की एक बोतल लेके चले जाते हैं और पहली बार ट्राई करेंगे, ऐसा कमिटमेंट होता है उनके बीच में कि हम ये ट्राई करेंगे। और पहली बार हमें 10th में अच्छे नंबर आए हैं और हमने डिसाइड किया था कि हम पिएंगे। तो वो चारों लोग दिन में शराब पीते हैं। अब एक बोतल है और एक बोतल में जो स्टैंडर्ड नॉर्थ की बात करें तो 60 ml की अगर बात करें तो उसमें 12 पैक बनते हैं। तो 12 पैक 4 लोगों ने पिए तो 3-3 पैक पिए, या किसी ने 4 किसी ने 2, ऐसा लगा सकते हैं। क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम कोई चीज़ उसका कंज्यूम की इम्पैक्ट भी है, बहुत अलग किस्म का जाता है। जो फर्स्ट टाइम आपने कोई चीज़ की है, तो मैं बहुत सीरियस हो गया था उस मैटर पे। और फर्स्ट टाइम पी के वो उस होश में नहीं रहे कि हम कौन हैं। और तीनों ने अपनी ही जो बेस्ट फ्रेंड महिला थी, जो लड़की थी, जैसे संबंध पिछले 12-13 साल के रहे हैं, पारिवारिक संबंध रहे हैं, उसके साथ में रेप किया है, जो बहुत दुखद रहा हम लोगों के लिए। और मुझे उसके बाद उस लड़की की काउंसलिंग के लिए बुलाया गया और तीनों बच्चों की गिरफ्तारी हुई, जो जुवेनाइल मैटर में जुवेनाइल मैटर, गिरफ्तारी होती हाँ। है। और उनसे पुलिस ने कहा कि आप सबसे पहले इस लड़की की काउंसलिंग कर लीजिए, वो 3 बच्चों की बाद में। तो मैं उस बच्चे से मिलने गया और वो लेटी हुई है और मैं अब 376 के मैटर में, जो 376 का बलात्कार का मैटर होता है, उसमें क्या काउंसलिंग करें? हमारे पास कोई लाइन, कोई शब्द, कोई आता ही नहीं है कि क्या करें? क्या मोटिवेट करें? क्या बोलें कि खराब हो गया आपके साथ, कोई बात नहीं है, भूल जाओ, ये सब सेंटेंस हैं। जिस बंदे पे ये गुज़रा होता है, वो दूसरा उसको बयान नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता, समझा नहीं सकता। तो मैंने उसका हाथ पकड़ा, वो लेटी हुई थी और मैंने कहा, बेटा ये ऐसे-ऐसे हो गया आपके साथ। तो वो लड़की इतनी, जब वो होश में आई और उसने इतनी अच्छी बात बोली कि सर मैंने तुम एक काम करते हैं, तुम्हें इस स्कूल से, हमारा जो स्कूल है, उस स्कूल से हम
किसी और स्कूल में तुम्हारा ट्रांसफ़र करवा देते हैं, एडमिशन करा देते हैं। वो तीनों को तो सब ये जुवेनाइल जेल में भेज रहे हैं बच्चों को। तो उसने कहा कि सर मुझे कोई मतलब उसने एक वर्ड यूज़ किया, केस मुकदमा, हाँ, मुकदमा नहीं करना। मैंने मुकदमा समझती हो तुम? कि हाँ सर, मुझे कोई मुकदमा नहीं करना। मुझे मालूम है कि वो तीनों ऐसे नहीं हैं। मैंने अरे! और मुझे उसी स्कूल में पढ़ना है। मैं भागूँगी नहीं, खुद से नहीं भागूँगी और मुझे कोई मुकदमा नहीं करना। और हम मेरे आँखों से आँसू आने लग गए और जो उन 2 तीनों जो लड़के थे, उनके 2 के पिताजी और 1 की माताजी वहाँ खड़ी थी, वो रोने लग गईं। बहुत बुरा रोने लग गईं कि ये मेरी बेटी है, मतलब ये इसने क्या बोल दिया कि मुझे कोई मुकदमा नहीं करना इस केस में, ये उनसे हो गया। तो कई बार 376 के केसेस में, बलात्कार के केसेस में क्या होता है कि जो कि गैंग रेप जिसे हम बोलते हैं, कि वो एक तरह से होड़ जाती है कि अच्छा किसी एक ने छेड़ा तो साथ में दूसरा कोई बंदा है, उसने कहा तू मेरा दोस्त है, चल यार ऐसा कर दो, उसने उसने उसके चक्कर में कर लिया और बाकी 4 ने और उसके चक्कर में कर लिया। तो जेल में जब हम लोगों से मिलते हैं तो कहते हैं कि सर मैं तो कहीं था ही नहीं, मेरा तो कोई मतलब ही नहीं था, मैं तो साथ में था फ्रेंड्स के, पार्टी चल रही थी, फ्रेंड्स के था और मैं भी शराब पी ली थी और मैंने तो किया ही नहीं कुछ भी। लेकिन क्योंकि आप साथ में थे, साथ में क्राइम को देखना भी एक क्राइम है। तो 120 बी में आपको भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड जॉइंट यस, लायबिलिटीज बनती हैं। यस 120 बी में आपको भी जाना होता है। तो कई बार समय इतना ख़राब होता है, कई बार आदमी के सेंसेस होते हैं कि गलत हो रहा है, रोकता नहीं है कि आप रोकिए। जैसे अभी हमारे देहरादून में एक बहुत बड़ा, हमारे 6 बच्चे इस दुनिया से चले गए, जो एक एक्सीडेंट हुआ है, मेजर एक्सीडेंट हुआ है, जो कि पूरे हमारे देहरादून का नहीं, प्रांत का नहीं, पूरी इंडिया का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 6 बच्चे नहीं रहे इस दुनिया। और खासकर इस शहर का तो सबसे बड़ा बुरा सपना है हाल फिलहाल के दौर का। पिछले 26 साल से यहाँ पर हूँ, मैंने कोई ऐसा एक्सीडेंट 26 साल में नहीं देखा कि जहाँ सर कट गए हैं, गिर गए हैं और 140-50 की स्पीड में मीटर बंद हुआ है इनोवा गाड़ी का, और इतनी तेज़ स्पीड से आप गाड़ी चला रहे हैं, वो भी वो जगह ऐसी है कि जहाँ पर आप 40-50 के ऊपर चला ही नहीं सकते। प्रो ड्राइवर्स भी होंगे, उनमें भी होश में इतना सेंस रहेगा कि वो लैग नहीं है सड़क इस। वो सड़क उस लायक नहीं है, प्लस आप 6 लोग हो, 6 के 6 बहुत वेल क्वालिफ़ाइड लोग हैं। कोई एमएनसी में काम करता है, कोई इंजीनियरिंग का बच्चा है, कोई इंजीनियरिंग कर चुका है और आप इतने अच्छे संभ्रांत, इतने क्वालिफ़ाइड परिवार के लोग हो, बच्चे हो कि किसी ने, एक बच्चे ने ये नहीं बोला कि ये ड्राइव आप नहीं करोगे। उसमें 2 लोग ऐसे भी थे जिन्होंने जो ड्रिंक नहीं करते थे, तो उनसे ड्राइव करा लेते हैं, किसी ने बोला नहीं। और जो 7वां बच्चा बचा है, जो व्यक्ति उसको उठा के ले गया है हॉस्पिटल में, उसने कहा कि पूरा एक्सीडेंट 2 या 3 सेकंड का है। तो जब मैं सोचता हूँ 2 या 3 सेकंड में 6 लोग चले गए, 2 या 3 सेकंड, और उससे पहले आपको एक गाड़ी है जो फॉलो कर रही है, बोल रही है, और कई लोग आपको इशारा कर रहे हैं आराम में चलाइए गाड़ी। नई गाड़ी है, इनोवा एक बहुत ही हैवी गाड़ी होती है, उससे एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं, क्योंकि उसका गाड़ी बोनट आप देखेंगे बहुत हैवी गाड़ी है, अगर हिट भी करेगी तो लोग बच जाते हैं, हल्की फुल्की चोटें लगती हैं। लेकिन इतना बड़ा कि आपके सर कलम हो जाएं और आप ऑन स्पॉट मारे जाओ, आपको मतलब फर्स्ट एड तक की नौबत ना आए, तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं आप समझें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे बच्चे हैं, हमें नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, कि कहीं ना कहीं वो नशा ही है जिसकी वजह से वो। तो आपने तो इसमें आपका इसमें पार्टिसिपेशन रहा इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में? मैं उन कुछ पेरेंट्स से मिला हूँ और उस एरिया में 27 कॉल आई थी 2 दिन में, जो डिप्रेशन में लोग थे, ओएनजीसी चौराहे की बात है ये, और वो डिप्रेशन में थे। एक परिवार की 2 बेटियां हैं, एक परिवार की 1 बेटी है, वो बहुत परेशान हो गए थे कि कुछ लोग उस एरिया में नहीं जा रहे थे, वो जा रहे थे तो डिप्रेशन और स्ट्रेस को फील कर रहे थे। तब मैं उन परिवार से मिला और जो उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है, तो कहीं न कहीं अब वो बच्चे इस दुनिया में नहीं है बोलना चाहिए, लेकिन उसके पीछे 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा सामने आई हैं, जो लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, तेज़ रफ़्तार और उससे पहले नशा। और नशा भी, देखिए मैं उन बच्चों को नहीं बोल रहा हूँ, बच्चे मेरे ही हैं, वो 6 के 6 इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन अल्कोहल से इतना बड़ा एक्सीडेंट होने की संभावनाएँ कम होती हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहते हैं, उसमें अल्कोहल अ, पी के आदमी इतना तेज़ ड्राइव, आई डोंट थिंक 100 में से कोई 1 ही केस में होता होगा। तो ये हार्ड ड्रग्स का नतीजा है। देखिए इसको पूरा
सही से कह पाना, स्ट्रेट फॉरवर्ड कह पाना मुश्किल है, बट अगर आप समझें इस चीज़ को, क्योंकि 150-60 पे अगर मीटर बंद हो रहा है, आपको मालूम ही नहीं है आप कौन हो, तो अल्कोहल में ऐसे होने की संभावनाएं थोड़ी कम रहती हैं। अगर आप 5-6 बैग भी पी लें, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये भी नहीं पता होता कि आप ड्राइव कर रहे हो कि कौन सी गाड़ी है, आप कहाँ चल रहे हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन बाकी जो जिस तरह के केमिकल हमें इंटरनेशनल लेवल से इंडिया तक पहुंच रहे हैं, उसमें आपकी सोचने समझने की कोई भी क्षमता बचती ही नहीं है। मतलब आपको पता ही नहीं चलता जैसे कि आपकी डेथ हो गई। ये बड़ा बहुत दुख। चलो वो तो बच्चे हैं, हाइपर इन्फ्लुएंस ऑन अ मोमेंट होकर उन्होंने इस स्टेप को लिया। जैसे आज मैं उस सड़क से आ रहा था, तो जब से पूरा मैटर हुआ है मैंने आज पहली बार उस ट्रक को देखा है। मतलब मैं शहर आता ही नहीं हूँ, मैं तो ऐसी गाँव साइड दूर रहता हूँ। तो मैंने जब उस ट्रक के हाल देखे, उस पर वाइट वाइट जो लगा है वो देखा, और इवन उससे पहले मैंने एक चीज़ और देखी कि उन दोनों ही जगहों पर अब स्पीड ब्रेकर बन गया। ठीक। तो ये क्या हम इसको पूरी ऐसा नहीं है कि अगर आप इसको कंपेयर करें अलग अलग कंट्रीज से, तमाम अलग देशों से कंपेयर करें कि जहाँ पर अल्कोहल कंज्यूम करके गाड़ियाँ नहीं, अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते हैं, लोग करते हैं, बट समाव जो हमारे यहाँ पे एक सिविक सेंस, गाड़ी किस तरह चलानी है, क्या चलानी है, किस तरह इन्फ्लुएंस होकर जाना है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरा होता है कि जो सिविक सेंस के अंदर ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, कि अगर आप चला भी रहे हैं या फिर सिस्टमैटिक वे में चीज़ें हो भी रही हैं, तो आपको पता है कि ये चीज़ें हो सकती हैं जानते हुए। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो मुझे लगता है पर्सनली कमज़ोर है यहाँ पर उस चीज़ को लेकर। हम स्पेसिफिकली ये नहीं कह सकते कि इसमें बच्चों की ही लाइबिलिटीज़ है, उन्हीं की गलती है। नहीं देखिए इसमें, कर कह पाना थोड़ा सा शायद मेरे को पर्सनली, अब ये मेरा ओपिनियन है। देखिए मुझे जो पर्सनल, मेरा भी जो पर्सनल ओपिनियन एंड ये थॉट एंड सेइंग है, वो यही है कि इससे मुझे नहीं लगता बच्चों की गलती है। किसी भी क्राइम को अ, अगर आप बहुत ध्यान से किसी भी एक क्राइम को इन्वेस्टिगेट करें, अगर इसी मैटर की बात करें, तो यहाँ सबसे पहली चीज़ ये जो आपने बोली बिल्कुल सही कि ट्रैफिक सेंस नहीं है लोगों को। अब ट्रैफिक सेंस में लोगों के पास गाड़ियाँ हैं, टू व्हीलर हैं, फोर व्हीलर हैं, नंबर ऑफ़ कार ज़्यादा हैं, कोई भी गाड़ी चला रहे हैं, फैशन हो गया है आजकल की बिना गाड़ी के भाई हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ट्रैफिक सेंस नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, रूल्स नहीं पता लोगों को। नंबर 2 क्या है कि हमारे शहर के अंदर जो बड़े मेट्रो शहर हैं और छोटे शहर भी कहीं पे भी देखें, तो आज की डेट में ये जो हैंग आउट और नाइट आउट और बार और ये जो हुक्का बार के जो कॉन्सेप्ट आ गए हैं, ये बहुत गलत है। क्योंकि जो परमात्मा ने, नेचर ने सोने का समय बनाया है, अगर आप रात में ना सोएं, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि मैं सो नहीं पाया। रेस्टलेस सा महसूस होता है काफ़ी। तो ये गलत है। इसके लिए शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। पूरी रात हुक्का बार चल रहे हैं, पूरी रात आपके बार खुले हुए हैं, पूरी रात आपकी हैंग आउट हो रहा है, ठीक है। तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा मैं देख रहा हूँ 25 साल से, वो ये है कि पेरेंटिंग, लोगों को पेरेंटिंग आती ही नहीं है। पहले एक सिंपल कॉन्सेप्ट था, पिताजी काम करेंगे, माताजी घर संभालेंगी, बच्चे पढ़ाई करेंगे, ये 3 चीज़ें होती थी। अब माताजी भी काम कर रही हैं, काम करना भी चाहिए, महिलाओं को कंधे से कंधे मिला के चलना चाहिए। लेकिन आपको बाहर जो ड्यूल अर्नर कॉन्सेप्ट आया, दोनों कमाएँगे, बिल्कुल सही बात है, आप कमाइए, आप बाकी कंट्रीज़ को फॉलो करिए, आप गाड़ियाँ लीजिए, बिल्कुल सही है, आपका अधिकार है, आप कितना ही पैसा कमाएँ। लेकिन आपने एक शादी की है, एक बॉन्ड है, अनुबंध है आपका, उसको निभाने की ज़िम्मेदारी तो आप दोनों की है। और उसके बाद एक जीवन को आप लेकर आए हैं, एक बच्चे को, वो आप दोनों का कंसेंट था। और उसका जब कंसेंट था, एक बच्चे को आप लेके आए हैं, तो जब तक कि वो अपना अच्छा बुरा बुरा नहीं सोच पाता है, तब तक माता-पिता की 100% ज़िम्मेदारी बनती है कि उसको हर बात को सिखाएँ। आज की डेट में 80% से ज़्यादा पेरेंट्स अपने बच्चों से बात नहीं करते, और अब ये हो गया है कि बच्चे भी उनसे बात नहीं करना चाहते हैं। कहते हैं, "आपको क्या पता? आपको क्या अकल है? आपने अपने टाइम पे क्या कर लिया? कुछ नहीं किया आपने, मुझे करने दो, मेरा मन है।" तो इसके पीछे पेरेंटिंग भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जब एक लड़की की माताजी को फ़ोन किया गया कि आपकी बेटी हॉस्पिटल में है और आप आ जाइए, इसका एक्सीडेंट हो गया है, तो बोलती है वो ऊपर सो रही है। आपको पता ही नहीं आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। जब आपको पता ही नहीं है, जब बहुत सारे सुसाइड केस में हमने पूछा कि आपका बच्चा कितने ट्यूशन पढ़ता था, कहाँ पढ़ता था, तो उनको पता ही नहीं है। बीच में आपने इसी बात के बीच में आपने एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस विभाग की बात की है। क्या पॉइंट है? क्या वो अनअवेयर है इस इन्फ्लक्स से? ये जो कारोबार चल रहा है, इससे अनअवेयर है?
या वो अवेयर हैं मगर कहीं पे उलझ रहे हैं? देखिए पुलिस हमारी जैसी है, आईएएस पीसीएस भी हमारी तरह हैं। उनकी इंटेंशन की अगर आप बात करें, वो उनकी इंटेंशन बहुत अच्छी है। लेकिन जहाँ डिसीज़न की आप बात करें कि अगर मान लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक शराब की दुकान बंद करनी है, तो अगर अकेला मैं उसमें हूँ बंद करने के लिए तो मैं बंद कर दूँगा, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। उस डिसीज़न मेकिंग के अंदर 6 लोग हैं। तो 6 लोग के जहाँ डिसीज़न होंगे, अगर 6 लोग बोलते हैं इसे बंद कर दिया जाए, तो 2 चीज़ें हैं, व्यक्तिगत और प्रोफ़ेशनली। तो व्यक्तिगत 6 के 6 बोलेंगे बंद कर दो। देखिए जहाँ पर वो जो फाइल वर्क है या जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सरकार शासन है, उसमें कहीं न कहीं लूप होल है, तो बंद नहीं हो पाता। मतलब इनफैक्ट बढ़ जाता इंडिविजुअली वो बहुत मतलब रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं, करते हैं। मगर सिस्टम बहुत बिल्कुल फ़ील करते हैं। अब मैं तो बहुत सारे पुलिस अधिकारियों से मिलता हूँ, इंस्पेक्टर्स से, हर लेवल से मिलता हूँ। उनके बच्चे भी कहीं न कहीं परेशान रहे हैं, अल्कोहलिक रहे हैं, ड्रग्स में रहे हैं, तो उनको पता है यार बच्चा मेरे 2 बच्चे हैं मेरे, आजकल 2 बच्चों से ऊपर किसी के नहीं हो रहे, लोग करने प्लान नहीं कर रहे। तो उन्हें दुःख है, दूसरे के बच्चे का दुःख शायद कम हो, लेकिन जब मेरा अपना बच्चा अल्कोहलिक होता है या डिप्रेशन, स्ट्रेस में होता है या ड्रग्स में होता है और मैं उसको रिहैब भेजना पड़ रहा है, तो मुझे बहुत दुःख है। बहुत दुःख है, मैं खुद फ़ील कर रहा हूँ सामने मेरा एक बच्चा, जिसकी वजह से क्या करूँगा इस नौकरी का मैं, इस पैसे का। लेकिन जब मैं इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ कहीं पर भी, तब बहुत टफ़ हो जाता सिस्टम में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लूप होल है, इनएफिशिएंसी है कि हो नहीं पा रहा है। है। नहीं हो पा रहा है। नंबर ऑफ़ शराब की दुकानें बढ़ रही हैं, नंबर ऑफ़ रिहैब सेंटर बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ़ आप ड्रग्स का देखें तो व्यापार बढ़ रहा है, नंबर ऑफ़ स्कैंडल्स बढ़ रहे हैं। आज से 15-20 साल पहले 50 ग्राम पकड़ ली पुर्ची, 10 ग्राम 20,000 की पकड़ी गई है। 100 ग्राम पकड़ी गई है। आज 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 100 किलो, 200 किलो पकड़ी जा रही है। एक कंटेनर 5,000 किलो का पकड़ा गया है। तो आप सोचो कि हम अगर एक बच्चे को बचा पा रहे हैं तो 10 जा रहे हैं। तो मतलब 9 जा रहे हैं, 1 को बचा पा रहे हैं। तो जिस टाइम पर एक बच्चे के साथ काम करने की ज़रूरत है, वो राइट टाइम है क्लास 5th, 6th, 7th, 8th, जिस टाइम पर बच्चा बहुत कुछ प्लान कर रहा होता है और अपने को स्ट्रांग बना रहा होता है और वो प्लान कर रहा होता है कि मुझे लाइफ में क्या करना है। जब बच्चा बहुत ज़्यादा बीटेक, एमटेक या एमएससी या सपोज़ बहुत 20, 25, 22 साल का हो गया, 4 साल से ड्रग्स ले रहा है, वहाँ पर हम जब काम करते हैं तो बहुत टफ़ हो जाता है। उसकी नीड बन जाती है, उसकी हैबिट में चली जाती हैं वो सारी चीज़ें। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जितना भी क्राइसिस हो रहे हैं ड्रग अब्यूज़ के, इसको सॉल्व करने का तरीका यही है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जगह हम प्रिकॉशन ले लें। 5वीं 6ठी क्लास से ही इस अगली आने वाली जनरेशन को प्रिपेयर करें कि आगे दुनिया में क्या-क्या बुरी चीज़ें आने वाली हैं, तुम फेस करने वाले हो और उसको कैसे टैकल करना है। बिल्कुल सही बात है। हमें ये इनिशियल फ़ेज़ में मतलब क्लास 6, 7th, 8th में जब सबकॉन्शियस में बहुत सारे थॉट आ रहे होते हैं बच्चे के, मुझे डॉक्टर ही बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे आईपीएस, पुलिस को देखा तो मुझे पुलिस बनना है, बेटा क्या बनोगे, ये बनना है, ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं। हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं उस बच्चे के साथ, तब काम करने की ज़रूरत होती है, उसके साथ में टच फ़ील आने की ज़रूरत है। फाइनली सर, आपका इनिशिएटिव जो शुरू हुआ है ड्रग फ्री इंडिया का, नशा मुक्त भारत, इसके बारे में कुछ तो ये अभियान का नाम है ना ड्रग्स लेंगे, ना लेने देंगे। और जब मैंने रिहैब में विज़िट करना शुरू किया, तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि एक कमरे के अंदर 50, 60, 100 बच्चे, यंग बच्चे को भर दिया गया है। तो मैंने सोचा कि कुछ करना चाहिए, तो इस अभियान को स्टार्ट किया। कुछ लोग मेरे स्टूडेंट, कुछ हमारी संस्था के लोग हमारे साथ आए और इनिशियल फ़ेज़ में हम 1% ही शायद काम कर पाए। लेकिन आज की डेट में हम देखें तो हम पूरी इंडिया में 3 लाख युवाओं को शपथ दिला चुके हैं कि वो ड्रग्स कभी नहीं लेंगे और ना ही लेने देंगे। और 60,000 युवा कल तक हमारे साथ उत्तराखंड में शपथ ले चुके हैं कि वो कभी ड्रग्स नहीं लेंगे। अब लोग कहते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो मेरे पास इन 3 लाख में और 60,000 उत्तराखंड में जो बच्चा है, लगभग 70% बच्चा वही है 6, 7, 8, 9th वाला। जिस टाइम पे बच्चा डिसाइड कर रहा होता है मुझे लाइफ में क्या करना है। और जब मैं उनको शपथ कराता हूँ कि हम भारत के नागरिक कभी जीवन में ड्रग्स नहीं लेंगे और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, हमारी ज़िम्मेदारी है, तो बच्चे झूम-झूम के शपथ लेते हैं। और जब मैं बाकी कभी-कभी फ़ॉलो अप करता हूँ, उनके प्रिंसिपल से और टीचर से, तो बोलते हैं नहीं ये बच्चे ने डिसाइड किया ड्रग्स तो नहीं लेंगे, खराब है। तो मुझे ऐसा लगता है मेरा ये अपना खुद का
बहुत बहुत बड़ा विश्वास है, बहुत बड़ा विश्वास है कि मैं भारत के हर कोने में पहुंच पाऊंगा। और मेरा बहुत बड़ा विश्वास है कि मैं इससे फ़र्क पड़ेगा, इससे फ़र्क पड़ रहा है और बच्चा डिसाइड कर रहा है। और जब मैं कुछ बच्चों से कुछ साल के बाद मिलता हूँ और वो किसी अच्छे पद पर होता है, अच्छा काम कर रहा होता है या शादी में मुझे इनवाइट करता है और वो बोलता है कि मैंने ड्रग्स नहीं लिया सर, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था या खुद से प्रॉमिस किया था, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड अवार्ड होता है जीवन का। तो ये हमारा अभियान है और ये लगातार पूरे जीवन हमें इसको चलाए रखना है। चला रहे हैं इसके अंदर, हम रिहैब सेंटर जा रहे हैं, हम लोग स्कूल्स में जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, कम्युनिटीज़ में जा रहे हैं। जितने भी सामाजिक संगठन के अध्यक्ष और सचिव हैं, उनसे हम कमिटमेंट ले रहे हैं और सड़क पे खुलेआम भी कई बार हम लोग को मौका मिलता है तो हम शपथ कराते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ परसेंटेज का रिजल्ट ज़रूर आएगा और आ रहा है और हमें अच्छा लग रहा है। शपथ से पहले आप उनको थोड़ा-सा साइकोलॉजिकल ब्रीफ देते हैं ड्रग्स अब्यूज़ का कि किस किस तरीके से अफ़ेक्ट करने वाला है। पहला पोर्शन हमारा इंट्रोडक्शन का होता है, बच्चों से बात करते हैं और उनसे उनका नाम हम पूछते हैं, क्या प्लान कर रहे हो लाइफ में, वो सब कुछ करते हैं। थोड़ा-सा ये आइस ब्रेकिंग सेशन होता है 10-5 मिनट का। उसके बाद हम उनसे पूछते हैं कि इस टाइम बड़ी प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो पहले से हम उनको इन्फॉर्म नहीं करते कि हम इस पर्पज़ से आ रहे हैं। और जो ब्रोशर्स हमारे पास हैं, जो हमारे पास मटेरियल होता है, उनको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। तो उनसे हम पूछते हैं भी क्या इश्यूज़ चल रहे हैं। तो बच्चे बोलते हैं एग्ज़ाम इश्यूज़ हैं, स्ट्रेस के हैं, पेरेंटिंग इश्यूज़ है, टीचर की बात समझ में नहीं आती और ऐसे करते-करते अल्कोहल के इश्यूज़ में आते हैं। तो हम उनसे पूछते हैं सबसे बड़ा इश्यू इन सब में क्या होगा? तो कंप्रेस करते कि 10 इश्यूज़ हम 10 में से 8 करते हैं, 8 में से 6 करते हैं, फिर तो फाइनली अभी ड्रग्स सामने आता है, नशा। क्योंकि बच्चा कहीं न कहीं अपने मामा, चाचा, बुआ, पड़ोसी, अपने मम्मी-पापा कहीं न कहीं समाज में देख रहा होता है 90% कुछ गड़बड़ चल रही है, नशा। बच्चे एडवांस हैं। तो उसके उस नशे की बात को पकड़ के फिर हम बोलते हैं कि आपको ये करना है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो कहते हम तो करते नहीं हैं। मैंने कहा आप करोगे कि नहीं करोगे? कि हम कभी नहीं करेंगे। तब हम शपथ कराते हैं उसको। ठीक है, शुक्रिया सर। अच्छा रहा आज का सेशन। बहुत बढ़िया, आपकी अच्छी ये एक सोच है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप लोग, युवा हैं आप खुद भी और आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के युवाओं तक ये बात पहुंचेगी। और मुझे लगता है ये भी अगर कई लाख तक पहुंच जाए तो वो भी एक शपथ ही है कि ना हम ड्रग्स लेंगे और ना हम ड्रग्स लेने देंगे।